नमस्कार सभी को। मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज, हनुमानगढ़। आपका सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है वो है पोस्ट बिहेवियरिज्म या उत्तर व्यवहारवाद। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि परंपरावाद या परंपरावादी दृष्टिकोण या राजनीति विज्ञान का जो परंपरावादी स्वरूप था, उसके विरोध स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब राजनीति विज्ञान का एक आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण के रूप में व्यवहारवादी उपागम की स्थापना हुई, तो उस व्यवहारवाद को एक क्रांतिकारी आंदोलन या एक तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और एक नए राजनीति विज्ञान की शुरुआत उसे कहा गया। लेकिन व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 साल बाद स्वयं उसको मानने वाले जो समर्थक थे, उन्होंने धीरे धीरे इस बात को अनुभव किया कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं और व्यवहारवाद न केवल राजनीति को विज्ञान या राजनीति का विज्ञान बनाने में असफल रहा है, जिसका कि उसने दावा किया था या जिसको महत्वपूर्ण आधार लेकर वो चले थे, अपितु वो अपने युग की ज्वलंत जो समस्याएं हैं उनका भी कोई समाधान वो लोग नहीं कर पाए। उसमें वो असमर्थ रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए व्यवहारवाद को बनाया गया था। तो इस प्रकार सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही जो स्तर थे, उन पर जो व्यवहारवाद के प्रति असंतोष पैदा हुआ, उस असंतोष के फलस्वरूप पुराने व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना उन्होंने की। उत्तर व्यवहारवाद का आगमन या यूँ कहें कि जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ, उसके आधार पर कुछ लोग ये मानते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का जो डेवलपमेंट है, जो उदय है, जो विकास है, वो व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। लेकिन ऐसा मानना सही नहीं लगता, क्योंकि खुद डेविड ईस्टन, जिसने यह माना कि उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं बल्कि मूल जो व्यवहारवादी आंदोलन था उसमें एक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा डेविड ईस्टन का खुद का मानना था कि यदि संपूर्ण राजनीति विज्ञान के संदर्भ में उत्तर व्यवहारवाद पर विचार अगर किया जाए तो यह एक ऐसा बौद्धिक प्रयास था जिसने कि हमारे विषय के जो मूल्य प्रधान स्वरूप या यूँ कहें कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है तथा आधुनिक जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल या समन्वय के रूप में उसे देखा जाना चाहिए। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद जो था वो परंपरावाद तो था नहीं, लेकिन उस परंपरावाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में जो व्यवहारवाद आया था, उस व्यवहारवाद का जो उद्देश्य व्यवहारवादी लेकर चले, उस उद्देश्य में सफल न होने के कारण उस व्यवहारवाद में जो सुधार किए गए उन्हें उत्तर व्यवहारवाद कहा गया। इसे अगर हम समझने का प्रयास करें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, परंपरावादी दृष्टिकोण है, उसे यदि हम एक वाद माने तो जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो एक प्रतिवाद है, यानी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, और इन दोनों के अंतर्विरोधों और संघर्ष से जो उत्पन्न हुआ वो उत्तर व्यवहारवाद है, जिसे कि हम संवाद कह सकते हैं। तो इस तरीके से एक संश्लेषण के रूप में उत्तर व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इन दोनों के लक्षण हमें नजर आते हैं। और पहले का शास्त्रीय लक्षण यानी उसके मूल्य, और दूसरे के वैज्ञानिक पद्धति और तथ्य, इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो ये दोनों ही बातें उत्तर व्यवहारवाद में हमें दिखाई देती हैं। और यह यूँ कहें कि ये परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों से भिन्न है और उनके बीच में एक तरह का समन्वय है, यानी दोनों की अच्छी बातों का समावेश उसमें हमें देखने को मिलता है। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने जो अध्ययन में परंपरावादियों की तरह मूल्यों यानी वैल्यूज़ को स्थान दिया है
किंतु मात्र इस आधार पर इसे परंपरावाद की पुनरावृत्ति हम नहीं कह सकते, क्योंकि परंपरावाद तो केवल मूल्यों पर बल देता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद उससे कहीं अधिक है या उससे ज़्यादा है। और इसने जो है परंपरावादियों के मूल्यात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ जो व्यवहारवादी थे उनकी जो वैज्ञानिकता थी उसको भी अपनाया है, इसलिए यह व्यवहारवाद से अधिक है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो उत्तर व्यवहारवाद को हमारे जो युग के राजनीति विज्ञान का एक सहज और बैलेंस्ड यानी संतुलित डेवलपमेंट हम इसको कहें, ये ज़्यादा उचित रहेगा। इसने पॉलिटिकल साइंस को अपने युग की जो समस्याएं थी उसके संदर्भ में और अधिक जागरूक और यूँ कहें कि प्रासंगिक जो स्वरूप है उसका प्रदान किया। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद के जो प्रमुख दो नारे हैं वो हैं कार्य और प्रासंगिकता, यानी एक्शन एंड रिलीवेंस। उत्तर व्यवहारवाद को भी उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के रूप में देखा गया। क्रांति इसलिए कि यह भी अपने आप में एक बदलाव था। तो व्यवहारवाद एक और अपने सैद्धांतिक लक्षण और उद्देश्यों को प्राप्त करने में जब असमर्थ रहा और दूसरी तरफ वो शुद्ध अनुसंधान के जो कार्य थे उसमें उन्होंने अपने आप को अत्यधिक व्यस्त कर लिया, तो वो लोग अपने जो समय है या अपने जो युग है या जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो समस्याएं विश्व में पैदा हुई उन गंभीर समस्याओं के समाधान में वो असफल रहे, या यूँ कहें कि वो अपने समय के अनुसार वो लोग प्रासंगिक अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थितियों में जो उद्देश्य लेकर व्यवहारवाद या व्यवहारवादी क्रांति आई थी, यानी समय की जो परिस्थितियां हैं उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान वो लोग कर सकें, तो ऐसा व्यवहारवादी वो नहीं कर पाए। 1969 में अमेरिकन जो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन थी उसके 65वें अधिवेशन में उसके अध्यक्षीय भाषण में डेविड ईस्टन, जो कि पुराने व्यवहारवादी थे जिन्होंने उस समय व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया था, उन्होंने स्वयं व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए ये बात कही थी कि व्यवहारवाद के नाम पे निम्न स्तरीय और पूर्ण अप्रासंगिक जो अनुसंधान है पर बहुत अधिक समय जो है नष्ट किया जा चुका है और अब उसके अंदर जो है सुधार किया जाना चाहिए। तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में आधारभूत सुधार की स्वयं मांग को आगे बढ़ाया और व्यवहारवाद के दोषों और कमियों के विरुद्ध व्यवहारवादियों को इस सुधारात्मक प्रक्रिया जो है उसके परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना और विकास की बात उन्होंने कही थी। तो खुद डेविड ईस्टन ने, जो कि व्यवहारवादी थे, उन्होंने स्वयं उत्तर व्यवहारवाद को स्थापित करने की बात कही ताकि समय और परिस्थितियों में जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनका सटीक और सही और प्रासंगिक समाधान प्रस्तुत किया जा सके। अब यह है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण थे जिनके कारण यह बात महसूस हुई कि उत्तर व्यवहारवाद को क्यों लाया जाए, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो थी कि व्यवहारवादियों ने एक तो यह है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की, यानी वो मूल जो बात थी व्यवहारवादी उसको भूल गए, मूल उद्देश्य को भूल गए और वो ये प्रयास करने लगे कि हम इस राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बना डालें, जबकि राजनीति विज्ञान अपने आप में प्राकृतिक विज्ञान कभी नहीं बन सकता क्योंकि यह सोशल साइंस है। यह विज्ञान तो है, यानी विषय जो है वो विद्युतापूर्ण है, विषय है, अनुसंधान का विषय है, किंतु एक सोशल साइंस को नेचुरल साइंस कभी नहीं बनाया जा सकता। वो उन्होंने असफल कोशिश की जो कि निरर्थक सिद्ध हुई। दूसरी बात यह कि व्यवहारवादी जो है उन्होंने मानव जो व्यवहार था, ह्यूमन नेचर, उसको निश्चित नियम वो देने में असमर्थ रहे और ऐसा किया जाना बड़ा कठिन भी है क्योंकि मानव व्यवहार को किसी एक निश्चित दायरे में नहीं बांधा जा सकता और ऐसा प्रयास व्यवहारवादियों ने किया था। उनका यह दावा था कि मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन हम करेंगे और मानव व्यवहार के बारे में निश्चित नियम बना सकते हैं, जो कि निश्चित रूप से एक तरीके से गलत है। वो नियमों के आधार पर भविष्य के मानव व्यवहार के बारे में निश्चित और सटीक भविष्यवाणी करने में सफल हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना था, जो कि निश्चित रूप से एक निराधार बात है। नंबर 3, व्यवहारवाद ने जो है वो मूल्यों की उपेक्षा की। उन्होंने माना कि जो भी अध्ययन हम करें वो पूर्णतः मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद ने बाद में इस बात को स्थापित किया कि अध्ययन किए जाने चाहिए, लेकिन पूर्णतः मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किया जाना न तो उचित है न ही संभव है। व्यवहारवाद ने अत्यधिक मूल्यों पर जोर देने के कारण भी इस व्यवहारवाद को स्वयं आगे व्यवहारवादियों ने जो है इसके प्रति जो है ये कहा कि ये उचित नहीं है।
साथ ही जो व्यवहारवाद है वो जो अध्ययन है अपने समय के अनुसार अप्रासंगिक और निष्क्रिय सिद्ध हुआ। व्यवहारवाद ने खुद राजनीति विज्ञान के जो वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर खुद को अत्यधिक व्यस्त कर लिया और अपने युग के उस समय की सभी प्रमुख जो सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं जो भी पैदा हुई उनके अंदर जैसे कि हम ये देखेंगे उस समय की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या थी। उस समय था जैसे शीत युद्ध का दौर था, चारों तरफ साम्यवाद का भय था, साम्यवाद के प्रसार का डर था, आणविक युद्ध का लगातार खतरा बना हुआ था और नए नए जो स्वतंत्र अफ्रीका के और एशिया के देश थे उनमें तानाशाही जो शासन थे उनके बढ़ने की निरंतर संभावनाएं देखी जा रही थी। और खुद अमेरिकी समाज में जो नस्लीय दंगे हैं वो आगे आ रहे थे, नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन किए जा रहे थे। तो इस तरीके की जो परिस्थितियां पूरे विश्व में बनी हुई थी और विश्व स्तर पर जनसंख्या का विस्फोट, गरीबी की समस्या, ये जब समस्याएं बनी हुई थी उनके समाधान में उन ज्वलंत समस्याओं के प्रति तटस्थता और उदासीनता का रुख जो है व्यवहारवादियों ने जो अपनाया, इसके कारण वे उस समय के जो परिस्थितियां थी उनका समाधान, उन समस्याओं का समाधान वो लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो इसका ये कारण हुआ कि उस व्यवहारवाद से आगे बढ़कर उत्तर व्यवहारवाद की तरफ हमें जाना पड़ा। और निश्चित रूप से जो उत्तर व्यवहारवाद था उस समय की वो अपने आप में एक मांग बन गया, उन परिस्थितियों की एक डिमांड अपने आप पैदा हो गई कि इस व्यवहारवाद से जो कि तटस्थ वैज्ञानिकता पर जो है बैठा हुआ है, मूल्य निरपेक्षता पर बैठा हुआ है, इससे आगे बढ़ करके हम कुछ ऐसा लाएं जो कि समय और परिस्थितियों के अंदर आने वाली समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके। तो इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का विकास किया जाना या यूं कहें कि उसका उदय होना एक अपने आप में एक स्वाभाविक बात थी।